हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के लिए क्लास 11th की इकोनॉमिक्स। उसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 जो कि है मनी, उसका लेक्चर है आज नंबर 3 और इसके अंदर हम कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ मनी। मनी यानी कि पैसा, यानी कि रुपया, यानी कि रोकड़ा, इसके फंक्शंस क्या है। क्या ये हमारे हवा लेने के काम आता है गर्मी में? नहीं। तो ये क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। तो सबसे अगर आपको नॉर्मली पूछे भाई पैसा क्या काम करता है, तो पैसा पूरी दुनिया चलाता है। अरे वो तो है, पर पैसा काम क्या करता है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, अगर उसको पॉइंट वाइज अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया जाए तो हमको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना होगा, तभी एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। ऐसे ही पैराग्राफ्स भरने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है। फर्स्ट फंक्शन है इसका प्राइमरी फंक्शन, सेकंड है सेकेंडरी फंक्शन और सी नंबर है कॉन्टीजेंट फंक्शन। यानी कि इसके 3 फंक्शन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉन्टीजेंट। प्राइमरी मतलब सबसे मेन, सेकेंडरी मतलब उसके बाद, कॉन्टीजेंट मतलब उसके बाद। ओके, प्राइमरी फंक्शन में 2 पॉइंट है, सेकेंडरी फंक्शन में 3 पॉइंट है और कॉन्टीजेंट फंक्शन में 4 पॉइंट है। अच्छा है ना, 2 3 4। फर्स्ट में 2, सेकेंड में 3, फोर्थ में थर्ड में 4। ओके, तो प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या है। तो प्राइमरी फंक्शंस आपको भी पता है। मैं आपसे पूछूंगा भैया पैसे से क्या हो सकता है, क्या फंक्शंस होते हैं पैसे के, रुपए से क्या क्या हो सकता है। आप बोलोगे बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूं मैं, फिर उनको यूज करके बेच भी सकता हूं। यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आपको कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कमोडिटी, कोई भी सर्विस अगर खरीदनी है या बेचनी है तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है? वो थ्रू पॉसिबल है ओनली मनी की, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो प्राइमरी फंक्शन, सबसे मेन फंक्शन जो इसका है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि पैसे से आप कोई भी चीज खरीद सकते हैं, कोई भी बेच सकते हैं। अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि मनी नहीं था, उस टाइम बार्टर सिस्टम चलता था, मैंने पहले भी बताया था। लेकिन बार्टर सिस्टम में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती थी एक्सचेंज के अंदर, जिसको मनी ने दूर कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्या है? मेजर्स ऑफ वैल्यू। बिल्कुल, मनी है तभी हम चीजों की वैल्यू का मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे होता ना, दूध को लीटर में माप सकते हैं, तो ये तो एक क्वांटिटी के हिसाब से हो गया। बट अगर मनी नहीं होती तो किसी प्रोडक्ट के बदले में कितना दूसरा प्रोडक्ट देना है या किसी प्रोडक्ट के बदले में कितना पैसा देना है, वो कैसे पॉसिबल था। जैसे ये मार्कर है, ये 15 रुपए का है, तो 15 रुपीज क्या है? इसका मनी का मेजरमेंट है। अगर ये फॉर एग्जाम्पल के लिए कैलकुलेटर है मेरे पास में, ये 150 रुपए का है, ये कैसे? इसकी वैल्यू मेजरमेंट किस में हुआ है? मनी में। मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले उस क्वांटिटी तो है ही है, उसके अलावा मेन फोकस किसी भी कस्टमर का किस पे रहता है? मनी पे। ये कितने का है, तो वो कितने का है हमें कौन बताता है? मेजर ऑफ वैल्यूज कौन बताता है? प्राइमरी फंक्शन है मनी का। तो मनी के जो प्राइमरी फंक्शन है वो 2 है और वो सबसे ज्यादा मेन प्राथमिकता जो है मनी की यहीं पे होती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आप मनी के थ्रू उसको एक्सचेंज कर सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को मनी में मेजर करके आप उसकी वैल्यू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं फिर सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आता है फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यहां पर डेफर्ड वर्ड जो है इसका मतलब है फ्यूचर में अगर आपको कोई पेमेंट करना हो, उधारी। फ्यूचर पेमेंट मतलब उधारी। कुछ भी आप अभी खरीद रहे हो और पैसा बाद में दोगे उसको, तो वो डेफर्ड हो गया, आपने उसको आगे कर दिया डेफर्ड, कि कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट अभी ले लिया, उसका पेमेंट बाद में। तो डेफर्ड पेमेंट में भी मनी का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर मनी नहीं हो, पैसा नहीं होता, तो डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोन लेना तो आसान होता है लेकिन उसके रीपेमेंट में प्रॉब्लम आती है। अगर मनी नहीं हो तो और प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो डेफर्ड पेमेंट्स में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जैसे अगर बार्टर सिस्टम ले ले, तो अभी कोई हमने किसी से कोई प्रोडक्ट ले लिया, अब उसको वापस प्रोडक्ट ही देना है, लेकिन फ्यूचर में वो प्रोडक्ट देना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फ्यूचर में पैसा देना आसान हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी नहीं होगी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट मनी आराम से दी जा सकती है। तो डेफर्ड पेमेंट के केस में
जो फंक्शन है मनी का वो सेकेंडरी फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर है स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर मनी नहीं होता ना तो सेविंग नाम की कोई चीज होती ही नहीं। कोई भी प्रोडक्ट को सेव ज्यादा नहीं कर सकता ना। पैसों को तो आप हजारों साल तक रख सकते हैं, हजारों में तो फिर वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना, पूरा जियोग्राफी चेंज हो जाता है, बट हिस्ट्री चेंज हो जाती है। पर अगर मैं बात करूं लंबे टाइम तक 10 साल 20 साल के लिए आप पैसा स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट है तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके पास वेजिटेबल्स है, वो 5 दिन में खराब हो जाएगी, है ना, तो उसको हर हाल में या बेचना पड़ेगा या फेंकना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है तो वो पैसा इकट्ठा करके अपने पास में रख सकता है। तो सेविंग नाम की चीज जो है वो मनी की वजह आई, मतलब आप स्टोर कर सकते हो, सेव कर सकते हो पैसे को। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, थर्ड नंबर। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मतलब आप जो है एक ही प्लेस पर पैसा पे करके किसी दूसरी प्लेस पर कोई प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, या एक प्लेस पर आप कोई प्लॉट कोई लैंड ले लिया लेकिन उसका पेमेंट किसी दूसरे प्लेस पे किया जा सकता है ना। तो यानी कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वैल्यू ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है। ये कुछ हद तक इसके जैसा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जैसा है। ओके, लास्ट आता है हमारा कॉन्टीजेंट फंक्शन। कॉन्टीजेंट फंक्शन का मतलब है फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब पूरे इंडिया के लोगों की इनकम, है ना, सब मेरी इनकम, आपकी फैमिली की इनकम, जो सब लोग कमा रहे हैं वो सबको इकट्ठा कर दे तो नेशनल इनकम। तो वो नेशनल इनकम जो है वो मनी में मेजर की जाती है, क्योंकि वो इनकम है, कमाई की बात चल रही है। दूध की बात नहीं चल रही है कि लीटर में माप लेंगे उसको, कपड़े की बात नहीं चल रही है कि मीटर में माप लेंगे, इनकम की बात चल रही है, कमाई की माप चल रही है। अगर मनी नाम की चीज नहीं होती तो कभी भी नेशनल इनकम का मेजरमेंट हो ही नहीं पाता कि इंडिया की टोटल इनकम कितनी है, चाइना की कितनी है, अमेरिका की कितनी है। तो वो मनी की वजह से पॉसिबल हुआ। बेसिक ऑफ क्रेडिट, उधारी मनी की वजह से स्टार्ट हुआ। अगर मनी नहीं होती तो बैंकें नहीं होती, तो ना बैंक लोन देती, ना लोगों का पैसा बैंक में जमा हो पाता। लोग अपनी भेड़ बकरियां जाके बैंकों को जमा करते क्या, फिर बैंकें क्या भेड़ बकरियों को और सारे प्रोडक्ट्स गेहूं वगैरह वो मार्केट में फिर क्या उधारी पे देती? नहीं, है ना, कैसा लगेगा, अजीब लगेगा ना। तो मनी की वजह से क्रेडिट, बेसिक ऑफ क्रेडिट, बैंकिंग सिस्टम पूरा मनी की वजह से ही है, क्योंकि बैंक में कोई प्रोडक्ट वगैरह थोड़ी सेल होता है, मनी पे काम होता है सारा, उधार लिया जाता है, उधार दिया जाता है। इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ। मनी जो है ना वो लिक्विड है, जैसे पानी जो होता है ना वो लिक्विड होता है। जैसे अभी इस गिलास के अंदर पानी है, अगर मैं पी लूंगा तो ये मेरे शेप में हो जाएगा, अगर इसको गिरा दूंगा तो फर्श का शेप ले लेगा वो, है ना। तो लिक्विडिटी यानी कि लिक्विड जो चीज होती है ना उसका पता है क्या होता है, उसको आप जिस शेप में डालोगे वो उस शेप में हो जाएगा। मनी भी लिक्विड है। इस पैसे को मैं जिस शेप में डालना चाहूं मैं डाल सकता हूं। कैसे? ऐसे मोड़ के नहीं बेटा, इसको खर्च करके। अगर इस पैसे को खर्च करके मैं मार्कर ले लूं तो मार्कर का शेप में आ गया पैसा। अगर इस पैसे को खर्च करके मैं कैलकुलेटर ले लूं तो कैलकुलेटर के शेप में आ गया। अगर इस पैसों को खर्च करके मैं मोबाइल ले लूं तो ये पैसा मोबाइल के शेप में आ गया। लिक्विड है। आप इस पैसे को लिक्विड की तरह यूज करके इसको खर्च कर सकते हो, इसके बदले दूसरी चीजों को फटाफट से ले सकते हो, परचेज भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। यानी कि इस पैसे को देके कोई प्रोडक्ट ले सकता हूं, उस प्रोडक्ट को बेच के वापस पैसा ले सकता हूं। तो बहुत जल्दी लिक्विड है ये, ठीक है, बिल्कुल लिक्विड है। नेक्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। दो तरह के इकोनॉमिक्स बताए थे फर्स्ट चैप्टर में, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पर, मैक्रो मतलब नेशनल लेवल पर। तो चाहे नेशनल इनकम की बात करें, चाहे नेशनल प्रोडक्शन की बात करें, चाहे नेशनल सेविंग की बात करें, चाहे किसी भी नेशनल लेवल पर अगर किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना हो तो यानी कि इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, नेशनल इनकम है, नेशनल सेविंग्स है, उन सब का आपको एस्टिमेशन करना है तो वो केवल मनी की वजह से पॉसिबल है, अदरवाइज आप उसको एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। सो ये थे फंक्शंस ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कॉन्टीजेंट फंक्शन। प्राइमरी में दो फंक्शन मेन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर्स ऑफ वैल्यू, और सेकेंडरी में तीन है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड, डेफर्ड मतलब फ्यूचर पेमेंट, स्टोर वैल्यू, स्टोर कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। कॉन्टीजेंट में चार थे, नेशनल इनकम का मेजरमेंट मनी में होता है, बेसिक ऑफ क्रेडिट यानी कि उधारी चलती है, लोन लिया दिया मनी में ही जाता है, जो बैंकों का पूरा सिस्टम है वो मनी पे ही डिपेंड है। इम्पार्ट लिक्विडिटी टू वेल्थ, लिक्विड होती है मनी, फटाफट वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हो आप। और
बाकी जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं उन सबको मनी में मेजर किया जाता है, मनी में एस्टिमेट किया जाता है। सो ये थे आपके फंक्शंस ऑफ मनी। इसके एंड में एक टॉपिक और बचता आपके इस चैप्टर में, वो है ब्लैक मनी, काला धन। बहुत न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, स्विस बैंक में पढ़ा है काला धन, ब्लैक मनी। ये आपके लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है, ब्लैक मनी, काला धन। काला धन मतलब इस पे क्या ब्लैक कलर करना है, तो चोरी का डाका डाला हुआ पैसा, हाँ वो भी है। कैसा ब्लैक मनी? ब्लैक मनी किसको बोलते हैं? ब्लैक मनी की सिंपल डेफिनेशन है, अपने इंडिया के अंदर टैक्सेशन सिस्टम है, गवर्नमेंट खुद पैसा छाप के खर्च नहीं करती है। गवर्नमेंट की कमाई कहां से होती है? टैक्स से। जो टैक्स गवर्नमेंट लोगों से लेती है, दो टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आ गया जीएसटी, जैसे अगर ये मैं मार्कर खरीदा है तो इस पर जीएसटी लगा हुआ है। अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट आपने भी खरीदा है उसमें जीएसटी इंक्लूड है, तो वो जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, ना कि उस दुकानदार के पास, तो गवर्नमेंट की इनकम होती है। और एक है डायरेक्ट टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स, जो लोग कमाते हैं उनकी जो साल भर की इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है, तभी तो लोग टैक्स जमा कराते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट यही काम करता है, टैक्स रिटर्न फाइल करता है। ओके, तो अब अगर किसी की कमाई है, किसी के पास धन पड़ा है और उसने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है ना, कोई भी कमाई होती है, अर्निंग होती है, उसके ऊपर उसने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। जैसे किसी की 10 लाख रुपए की इनकम हुई, उसके ऊपर मान लेते हैं 10,000 रुपये टैक्स बन रहा था, उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया, 9,90,000 रुपये उसके पास में, वो वाइट मनी है। अब उस पैसे को चाहे वो बैंक में जमा कराए, कुछ भी करे, गवर्नमेंट को उस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं ब्लैक मनी पे। मान लेते हैं अगर उस बंदे ने टैक्स नहीं जमा करा, लालच आ गया कि यार 10,000 रुपये गवर्नमेंट को क्यों दूं, हो गई ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का मतलब ऐसी मनी जिसके ऊपर टैक्स का चोरी हुआ है, यानी कि उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं किया गया है, वो सारी मनी कैसी है? ब्लैक मनी। ओके, तो सर हमने भी टैक्स का पेमेंट नहीं किया। बेटा टैक्स का पेमेंट इनकम पे होता है, और अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपकी सैलरी टैक्स लिमिट के अंदर आती है, यानी कि जैसे 3 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए आपकी सैलरी है पूरे साल की, तो टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगता है। अगर आपकी सैलरी लिमिट से ऊपर है तो इनकम टैक्स लगता है, तो फिर आपको जमा कराना पड़ेगा। अगर आपने नहीं कराया तो ब्लैक मनी हो जाएगी। अगर आपको जीएसटी लोगों से लेकर के गवर्नमेंट को जमा कराना है, आप दुकानदार हैं, और हम लोग तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जीएसटी तो लगता ही है, तो हम तो पे कर देते हैं, लेकिन दुकानदार बिल नहीं काटता है और हमसे जीएसटी का पैसा लेता है और गवर्नमेंट को जमा नहीं कराता, अपने पास में रख लेता है, तो अब उसकी जितनी भी कमाई हो गई वो कैसे हो गई? ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, टैक्स चोरी करके अगर कोई पैसा बचाया गया है, यानी किसी पैसे पर, कोई कमाई पर, किसी इनकम पर अगर आपने टैक्स गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया, टैक्स चोरी करी है, तो वो पैसा, वो मनी ब्लैक मनी है। ओके, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड चैप्टर खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि नया चैनल है, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने जो क्लासमेट्स हैं उन बच्चों के साथ में, ताकि वो उनको भी बेनिफिट मिले। और कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।